नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ चला रहा हूं। इसी सिलसिले में दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके सामने एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर के आया हूं। आज हिस्ट्री सब्जेक्ट 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में मैं पार्ट 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ। पार्ट 1 में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थीं उसके बारे में डिस्कस किया और मैं आपको समझाने का प्रयास किया। तो उसी सिलसिले में दोस्तों पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। जो पार्ट चैप्टर 1 था 7th क्लास का, हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। किस तरीके से हम देखेंगे कि हज़ारों वर्ष में क्या क्या परिवर्तन हुए थे और क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे, कैसे परिवर्तन हो रहे थे, जो महत्वपूर्ण था 7th क्लास की हिस्ट्री बुक के चैप्टर नंबर 1 में दोस्तों, उसको हम देखेंगे। तो इस सीरीज में दोस्तों हमने पार्ट 1 को देख लिया था। आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो जो पार्ट 1 में छूट गया था, चलो स्टार्ट करते हैं वहाँ से पार्ट 2 को। तो आज देखेंगे दोस्तों हम लोग क्षेत्र और साम्राज्य। इस चैप्टर में पार्ट 2 में क्षेत्र और साम्राज्य देखेंगे। इसके पहले जितने भी कंटेंट हैं उसको हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर चोल जो है, चोल, तुगलक, आगे मुगल, चाहे चोल हों, तुगलक हों या मुगल हों, जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। बिल्कुल दोस्तों, इन सभी राज्यों के अंतर्गत बहुत से बड़े बड़े क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलवन, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, जो दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे गयासुद्दीन बलवन, जिनका समय 1266 से लेकर के 1287 तक था। इनकी प्रशंसा में एक संस्कृत में प्रशस्ति लिखी गई। तो दोस्तों, प्रशस्ति के बारे में तो आप जानते ही हो, पिछली वीडियो में आपने देखा है। तो उनकी प्रशंसा में संस्कृत में एक प्रशस्ति लिखी गई। प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में देखिएगा आप, उनके प्रशंसा में जो एक प्रशस्ति लिखी गई संस्कृत में, उसमें एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है इन्हें। और किसे बताया गया दोस्तों? गयासुद्दीन बलवन को, जो दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे। उनको एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया। जिन और इनका क्षेत्र जो है दोस्तों, वो पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में अफ़गानिस्तान यानी कि गज्जी तक फैला हुआ। तो देखो दोस्तों, कितना लंबा साम्राज्य था। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये बंगाल का क्षेत्र ये आता है दोस्तों, और अफ़गानिस्तान का क्षेत्र ये यहाँ तक आता है दोस्तों। ये तो कितना लंबा क्षेत्र हुआ करता था और कितने दूर के शासक हुआ करते थे, कितने दूर का शासक इन्हें बताया गया। और जिसमें जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी द्रविड़ भी आता था दोस्तों। तो देखो, दक्षिण भारत को द्रविड़ भी कहा जाता है, यानी कि संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। ये दक्षिण भारत का क्षेत्र जो है दोस्तों, ये भी आ जाता था। तो लगभग आप देख रहे हो, लगभग संपूर्ण भारत, साथ में पाकिस्तान का क्षेत्र और अफ़गानिस्तान का क्षेत्र भी गयासुद्दीन बलवन के क्षेत्र में आता था दोस्तों। तो इसीलिए इनको जो है एक बहुत ही शक्तिशाली शासक या विशाल साम्राज्य का शासक कहा जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, इन सभी क्षेत्रों और इसके अलावा अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे जो है दोस्तों नतमस्तक हो जाया करते थे, क्योंकि इनकी सेना बहुत ही बड़ी सेना थी। तो उनकी सेना के आगे ये लोग पलायन कर जाते थे, यानी कि हट जाते थे, क्योंकि ये बहुत बड़े साम्राज्य के शासक हुआ करते थे और इनकी सेना भी उतनी ही बड़ी हुआ करती थी। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। तो देखो दोस्तों, जो ये गयासुद्दीन के बारे में बताया गया है, उसके बारे में जो इतिहासकार हैं, ये लोग इसे अतिशयोक्ति मानते हैं। अतिशयोक्ति का मतलब ये होता है कि उसे बढ़ा चढ़ाकर बताना। तो अतिशयोक्त मानते हैं कि इनके बारे में, गयासुद्दीन बलवन के बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा बता दिया गया, ये बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। साथ ही वे यह भी समझने की कोशिश में लगे रहते थे कि शासक लोग इस महाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं, इसको समझने की भी कोशिश में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये जो एक मैप है, इस मैप में गयासुद्दीन बलवन का जो क्षेत्र हुआ करता है उसके बारे में
जानकारी दी गई है कि कहाँ कहाँ पर गयासुद्दीन बलवन का क्षेत्र हुआ करता था। देखते हैं यहाँ पे मानचित्र 3 में देखो, मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर की ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, तो ये देखो दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत हुआ करते थे, जिसमें से ये सभी गयासुद्दीन बलवन का क्षेत्र हुआ करता था। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन सा क्षेत्र यहाँ पर दिया गया है। देखो, सबसे पहले दिया गया है सिविस्तान। तो सिविस्तान कहाँ पर है दोस्तों, ये है सिविस्तान। सिविस्तान का क्षेत्र ये पड़ता है। फिर उच्च, मुल्तान, कालानौर, लाहौर, समाना, सुरसुती, कोहराम, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना और तेलंग, द्वार समुद्र और मावार, ये सभी क्षेत्र देखो दोस्तों इस क्षेत्र के अंतर्गत आता था। और यहाँ पर दोस्तों गयासुद्दीन बलवन का जो है अधिकार क्षेत्र हुआ करता था। जैसा भी आपने देखा कि यहाँ पर इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पर इनका क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन ये कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति भी इसे इतिहासकार बताते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, भाषा तथा क्षेत्र। भाषा के बारे में क्या जानकारी मिलती है मुझे। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। तो बिल्कुल दोस्तों, ये आज भी देखने को मिलता है, हर क्षेत्र की अपनी एक अलग भाषा होती है। उन भाषाओं में थी जैसे सिंधी थी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री यानी कि जो दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती थी, द्वार समुद्री, तेलंगानी जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाती है, गुजरी दोस्तों गुजरात के आसपास में, और माबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं थी। देख रहे हो दोस्तों, सभी क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं और सभी क्षेत्रों की अपनी एक विशेष पहचान हुआ करती थी इन भाषाओं के द्वारा। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे और आम जनता नहीं। तो दोस्तों, जो संस्कृत भाषा हुआ करती थी, इस भाषा को ब्राह्मण लोग जानते थे, इसको आम जनता को इसके बारे में जानकारी नहीं हुआ करती थी, और यह एक प्राचीन भाषा है दोस्तों। आगे देखते हैं, अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और उस सूची पर भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। तो देखो दोस्तों, जो ये भाषा अमीर खुसरो द्वारा बताया गया है कि इन क्षेत्रों में ये भाषाएं बोली जाती थी, ये भाषा आज भी बोली जाती है उन क्षेत्रों में। जैसे आपने देखा कि सिंधी दोस्तों, सिंधी आज आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, लाहौरी भी पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, कश्मीरी भाषा जो है वो भारत के कश्मीरी क्षेत्र में, और ये द्वार समुद्री कर्नाटक में यहाँ पर बोला जाता होगा ये भी, और तेलंगानी भाषा दोस्तों आंध्र प्रदेश में, गुजरी जिसे गुजराती आज बोलते हैं, गुजराती भाषा इस तरीके से आप देख रहे हो, और ये अवधी उत्तर प्रदेश में भाषा बोली जाने वाली है दोस्तों। तो इस तरीके से आज भी ये बहुत सी भाषाएं आपको वही देखने को मिलेंगी जो पुराने समय की भाषाएं हुआ करती थी। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो चुकी थी। तो देख रहे हो दोस्तों, 700 ईस्वी तक जो है, सन 700 तक सभी कई क्षेत्र ऐसे थे जिनके अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और वहाँ की अपनी एक सांस्कृतिक विशेषता थी और वहाँ की अपनी एक भाषा हुआ करती थी। इसके बारे में आप अध्याय 9 में देखेंगे, आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। अध्याय 9 में जब आप पढ़ेंगे उसमें ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ा हुआ करते थे। तभी दोस्तों उनका एक भौगोलिक क्षेत्र हुआ करता था और उसकी एक विशेषता हुआ करती थी जो राजाओं के अधीन हुआ करता था। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें
चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। तो आप भी जानते हैं दोस्तों, इन लोगों के द्वारा एक बड़ा क्षेत्रफल अपने अधिकार क्षेत्र में मिलाया गया था और इनका जो साम्राज्य हुआ करता था बहुत दूर तक फैला रहता था। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 में तालिका 1 की तुलना कीजिए। खलजी और मुगल वंश की शासन कितनी कितनी अवधि तक चले, तो इसके बारे में दोस्तों अध्याय 3 और अध्याय 4 में देखेंगे, तभी पता चलेगा कि खलजी का और मुगल का वंश का शासक कितने अवधि तक, कितने समय तक चला था। आगे देखते हैं दोस्तों, 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। बिल्कुल दोस्तों, 18वीं सदी में मुगल वंश जो था उसका आखिरी पड़ाव चल रहा था, उस समाप्ति की तरफ उसका वंश जो है समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी, क्योंकि उन्हीं की देखरेख में ये शासन चल रहा था दोस्तों। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें उस महाद्वीप के अधिकतर भाग तक फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। तो बिल्कुल दोस्तों, जो उन क्षेत्रों में जो परंपराएं थी, जो वहाँ के कल्चर थे, उससे पता चलता है कि जो लोकल की विरासतें थी वो उनका जो है वहाँ पे वर्चस्व था और वो अपने हिसाब से काम करते थे और वो जो है सब कुछ उन्हीं के हाथों में उस समय हुआ करता था। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर के 1750 के बीच की हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से टकराकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रहती थी, मगर समन्वय के सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। आगे देखते हैं दोस्तों, पुराने और नए धर्म के बारे में यहाँ पर देखते हैं। इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। वैदिक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, यानी कि दोस्तों बिल्कुल ही अलग हुआ करती थी, एक एक व्यक्तियों में अलग अलग हुआ करती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैवी तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों की सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। तो आप देख रहे हो, जो वहाँ के सामाजिक कार्यक्रम होते थे या किसी धर्म से रिलेटेड कोई कुछ काम होते थे दोस्तों, तो वो सामूहिक हुआ करते थे, सामुदायिक हुआ करते थे, चाहे वो व्यक्ति अलग अलग ही क्यों ना मानता हो। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनके आस्थाओं में भी परिवर्तन देखने को मिलने लगा दोस्तों। बिल्कुल, अगर आपकी आस्था बदलेगी तो उसमें भी समाज में जो वो आस्था है लोगों में, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस तरीके से जैसे जैसे समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे उनकी आस्था में भी परिवर्तन देखने को मिलने लगा। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इस परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता। बिल्कुल दोस्तों, आप पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जब हिंदू धर्म आगे बढ़ने लगा, जिसमें शिव जी और देवी देवताओं यानी दुर्गा जी की पूजा होने लगी थी, उस समय जो है उनके पूजा पाठ का काम जो है ब्राह्मण यानी पुरोहित किया करते थे और इस तरीके से उनका वर्चस्व भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। आगे देखते हैं, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण
समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर हुआ करता था, क्योंकि इन्हें संस्कृत जैसे जो ग्रंथ संस्कृत में लिखे रहते थे उनका ज्ञान सिर्फ ब्राह्मणों को हुआ करता था। उन समय इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। तो देखो दोस्तों, जो नए नए शासक हुआ करते थे और जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह करते थे, वो जो है दोस्तों इन ब्राह्मणों को अपने यहाँ रखते थे, उनका आदर भी किया करते थे। तो इसलिए उनका संरक्षक का भी काम वो राजा या शासक किया करते थे, इसलिए इनका महत्व और भी बढ़ जाता था, समाज में इनका दबदबा और बढ़ जाता था। तो संरक्षक किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार को, शिल्पकार को, विद्वान को या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा देता है। तो जब किसी को सहारा दिया जाता है तो वो किसी का संरक्षक हुआ होता है दोस्तों। कोई व्यक्ति अगर किसी की रक्षा करता है तो वह उसका संरक्षक कहलाता है। आगे देखते हैं, इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। तो देखो दोस्तों, इस युग में एक परिवर्तन आया, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन था, भक्ति की अवधारणा के रूप में देखने को मिलता है। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। तो देख रहे हो यहाँ पर दोस्तों, यानी कि जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सक रहा है वहाँ पर। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे भी आपको एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यही वह युग था जिसमें इस महाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत के पहल सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। तो देखो, कुरान शरीफ का संदेश भी भारत पहुंच रहा है दोस्तों, व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। तो जो मुसलमान है दोस्तों, वो कुरान शरीफ जो होता है उसे अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाना चाहता है। चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों ना हो, वो अपने पृष्ठभूमि के साथ उस व्यक्ति को गले लगाना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रेम है, करुणा है और उदारता देखने को मिल रही है। कई शासक इस्लाम और उनके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म के अलग अलग तरह की व्याख्या करते थे। तो देखो दोस्तों, जिस तरीके से हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण हुआ करते थे, संस्कृत में जो वेद धर्म लिखा जाता था उसकी व्याख्या करते थे, उसी तरीके से मुसलमान में भी जो उनके अनुयायी होते थे, धर्म गुरु होते थे, वो उनके ग्रंथों की व्याख्या किया करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान का विधि सम्मत नेता मानते थे। तो देखो, जो मुसलमान थे शिया थे दोस्तों। कुछ मुसलमानों में जो शिया हुआ करते थे वे क्या थे, पैगंबर के दामाद। वो जो पैगंबर के, तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर जैसे कि जो कुछ मुसलमानों में कुछ मुसलमान शिया हुआ करते थे, और वो जो शिया मुसलमान हुआ करते थे वो पैगंबर साहब के जो दामाद थे, दामाद अली को मुसलमानों का जो विधि सम्मत नेता उन्हें माना जाता था। यानी कि जो पैगंबर साहब के दामाद थे उन्हें अपने समाज का नेता मानते थे, उन्हें शिया समाज के जो लोग हुआ करते थे। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा, इस्लाम धर्म का नेतृत्व करने वाला कौन था दोस्तों, आरंभिक नेतृत्व खलीफा कहलाते थे। और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सेफी ऐसे सिद्धांत हैं।
सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर के भिन्नताएं देखने को मिल रही हैं। तो देखो दोस्तों, बिल्कुल ये भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पर सिया जो थे वो पैगंबर साहब के दामाद को मानते हैं, और यहीं पे दोस्तों सुन्नी जो थे खलीफाओं को प्रभुत्व स्वीकार करते हैं। तो देखो यहाँ पर भी आपको अलग अलग अंतर देखने को मिल रहा है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटे, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्तित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। बिल्कुल दोस्तों, और ये जो परिवर्तन देखने को मिला है, ये जो समय में बदलाव देखने को मिला है, ये कई वर्षों के बाद, कई वर्षों के अंतर्गत देखने को मिला होगा। इसलिए जो इतिहास का समय होता है उसे हम घड़ी या कैलेंडर के घड़ी से नहीं देखते। वो एक लंबे समय के बाद जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो इतिहास का समय और बदलाव होता है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, और लोग जो इतिहासकार होते हैं वो इसी तरीके से इसको बड़े बड़े समयों में, बड़े बड़े युगों में बांट करके देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा है। तो देखो दोस्तों, जो 19वीं सदी का समय था, उस समय 19वीं सदी का जो मध्य युग था दोस्तों, उसमें अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहासों को 3 युगों में बांटा है। तो देखते हैं कौन कौन सा है दोस्तों। पहला है हिंदू युग, दूसरा है मुस्लिम युग, और तीसरा युग आता है ब्रिटिश युग। तो देखो दोस्तों, 3 युगों में इसे बांटा गया, और यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है। तो इससे यह स्पष्ट होता है दोस्तों कि धर्म ही एकमात्र ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसा कि जो अभी आपने देखा कि 3 भागों में बांटा गया 19वीं सदी के मध्य को। एक था हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा अंग्रेज। तो इन्हें दोस्तों 3 भागों में बांटा गया, और ये क्या थे, धर्म के आधार पर इन्हें बांटा गया है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो, एक हिंदू धर्म, एक मुस्लिम धर्म और तीसरा ब्रिटिश, इन 3 भागों में विभाजित किया गया। तो इसमें आपको भी धर्म ही एकमात्र परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा, ना कि उसमें अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई बदलाव देखने को मिल रहा है। इस दृष्टिकोण से इस महाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा की जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों के विशेषता तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी संग्रह, प्राथमिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, और आरंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। तो बिल्कुल दोस्तों, इसके बारे में आपने पढ़ा था। शिकारी संग्रह थे, उसमें प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी हुआ करते थे। इसमें बांटा गया था शहरों और गांवों के निवासी, और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य के आधार पर कई रूप आपने देखा था पिछले 6 क्लास के चैप्टर में। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, जो अभी इतिहास पढ़ रहे हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास इसे कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों का विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों का उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और निवासियों की कीमत पर प्रधान कर्मों के, यानी कि मुख्य कर्मों के रूप में हिंदू धर्म,
कर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप के व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो देखो दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या जानकारी मिल रही है, ये सभी जानकारी जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो कृषक समाज है उनका विस्तार के बारे में जानकारी मिल रही है। क्षेत्रीय जो साम्राज्य है, राजा है, उनका उदय किस तरीके से हुआ उसकी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे ग्रामवासियों और निवासियों की क्या जानकारी है वो जानकारी मुझे मिलेगी। प्रधान कर्मों के रूप में हिंदू धर्म, तो देखो हिंदू धर्म जो था और प्रधान धर्मों के रूप में जाना जाता था दोस्तों, इनकी जानकारी मिलेगी। इस्लाम धर्म के विकास की जानकारी मिल रही है और यूरोप से जो व्यापारी कंपनी आए थे उनकी जानकारी मिल रही है। तो इस चैप्टर में 7th क्लास की बुक में हम लोग इन सभी जानकारियों के बारे में देखेंगे। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी हैं। यानी जो भारत के इतिहास में जो बदलाव हुआ, हजारों सालों के अंतर्गत ये बदलाव हुआ, ये इसके एक प्रमाण हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी, यानी 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न है दोस्तों। देखो क्या अंतर देखने को मिल रहा है। जो 16वीं और 18वीं शताब्दी थी वो 8वीं और 11वीं शताब्दी से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर भी मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। देखो दोस्तों, यहाँ पर मध्यकाल की तुलना जो है वो आधुनिक काल से की जा रही है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ है या परिवर्तन देखने को नहीं मिला। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा नहीं रहा होगा जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि मध्यकाल में कोई परिवर्तन रूढ़िवादिता था और इस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्तों कि किसी भी काल में कोई परिवर्तन ना हुआ हो। आगे देखते हैं, इन हजारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्धि हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। तो देखो दोस्तों, उस समय जो है अपने कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनका विकास इतना अधिक हो गया था कि यूरोपी लोग जो थे वहाँ के विकास को देखकर आकर्षित हो गए और वहाँ से यूरोपी कंपनियाँ जो है व्यापार के लिए वहाँ आना प्रारंभ कर दी थी और आना चाहती थी। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों यहाँ तक सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले और जब भी संभव हो इस पुस्तक को आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्षों से पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुआ है और कहाँ नहीं हुआ है। और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही दिख रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज ये पार्ट 2 भी समाप्त होता है। तो पहला चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी दी गई है दोस्तों कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ी। तो पांडुलिपि के बारे में देखा दोस्तों, हमने इस चैप्टर में देखा था। जो इसका पहले चैप्टर का पार्ट 1 था उसमें पांडुलिपि के बारे में पढ़ा था, जाति के बारे में पढ़ा दोस्तों, क्षेत्र के बारे में पढ़ा और काल विभाजन के बारे में पढ़ा। ये 4 महत्वपूर्ण शब्द हैं जिसके बारे में दोस्तों हमने इस चैप्टर में पढ़ा और इसके अलावा अन्य बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसके बारे में पढ़ा दोस्तों। तो इस तरीके से ये भी चैप्टर समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में एक साथ मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।